Dear students, in natural resource economics, we talk about Hotelling's rule. Here we are going to use first order differential equation to analyze it mathematically. So let's have a little bit of introduction of Hotelling's rule. It's named after the statistician and the economic theorist whose name was Harold Hotelling. And this rule actually studies the net revenue of extraction of a non-renewable resource as a function of time. So over time, how the net revenue from a natural resource will happen, क्या ये बढ़ेगा, कम होगा, किस स्पीड से बढ़ेगा, ये कम होगा, this is what we study under this rule. So इस Hotelling ने basically he found the optimum point to be where net revenue grows exactly at the rate of interest. जहाँ पर rate of interest के बराबर होगा, this rate of net revenue हम कह सकते हैं कि ये वो ऑप्टिमम पॉइंट है जो कि होटेलिंग ने डिस्कवर किया. नाउ दस द रूल ये है, दिस इज द रेट, द नेट रेवेन्यू एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस इज द रूल. और इस रूल को हम सादा अल्फाज में ऐसे लिख सकते हैं, ये लेबलिंग हम अभी रिमूव कर देते हैं बिकॉज अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं. And before we go ahead, let's just remind ourselves, ये है net revenue और ये है उसका rate of change, that is its derivative. जब हम इसे rearrange करेंगे तो ये जो pi t है इसे हमने shift कर दिया towards the other side because जो first order differential equation है उसमें हम derivative और उसके साथ अलहदा से terms आती हैं उसके original function की जो कि इस केस में pi है. तो इसलिए आपने देखा हमने इसे shift किया towards right और इसको हमने लिख लिया इन दिस वे जो कि इसका एक और नोटेशन है डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करने का, वेयर एज ये वैसे की वैसे हमने कैरी कर ली. और मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये टी को हमने रिमूव कर दिया बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट्स डिपेंडेंट अपॉन टाइम. अब हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं बाय शिफ्टिंग दी पाई आर वैल्यू टू द लेफ्ट साइड. अब ये कंपेरेबल हो गया टू द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. देख सकते हैं आपके बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू आर और y की जगह जो नोटेशन यूज़ हो रही है दैट इज़ पाई. और ये हैं वो वैल्यूज़ जो कि हमने एक्सट्रैक्ट की हैं, हमने अलहदा से उन वैल्यूज़ को लिख लिया. अब जाहिर बात है कि हमने 3 केसेस में से एक का चुनाव करना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस. b की वैल्यू हम देखेंगे कि क्या 0 है और येस इट इज़. आपने देखा कि b की वैल्यू इन द लास्ट स्लाइड दैट वाज 0. तो हम किसी होमोजीनियस केस की बात कर रहे हैं और उसमें ए की वैल्यू भी सर्टेन है, दैट इज़ आर. द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ यूजुअली पॉजिटिव, जो कि आमतौर पे पॉजिटिव होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ वाई आर इज़ ग्रेटर दैन 0 अंडर नॉर्मल कंडीशंस. और ए भी 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस केस है जिसमें डेफिनेटली ए की वैल्यू 0 नहीं है. सो इसका जो टाइम पाथ होता है ये हमें याद है, उसका जो डेफिनेट फार्मूला है डेफिनेट टाइम पाथ का, दैट इज़ देयर. ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर लिखा है. डेफिनेटली अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, इसमें वैल्यू लगेगी ए की और वाई नॉट की और सिंबल्स चेंज होंगे जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया. और आपने ये देखा कि यहाँ पर सिंबल्स चेंज हुए और ए की वैल्यू जो थी हमारे पास दैट वाज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से जिसे डिनोट किया और हमने यहाँ पर उसको सब्सटीट्यूट कर दिया. सो सिंपली स्पीकिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं विदाउट एनी लेबलिंग. और ये है डेफिनेट टाइम पाथ फॉर द नेट रेवेन्यू इन द डायनामिक सेंस. सो हमने अब टाइम पाथ डेवलप कर लिया है नेट रेवेन्यू का, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम इन विच द कंडीशन इज फुलफिल्ड लेड डाउन बाय द होटेलिंग्स रूल. डायनामिक स्टेबिलिटी आपको पता है कि इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ टाइम पाथ. तो उसके लिए हमने यही करना है कि ये चेक करना है कि वाई सी क्या फेड हो रहा है या नहीं हो रहा. सो इन होमोजीनियस केस द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़ 0. ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारी थ्योरी हमें ये बता चुकी है. और that is why the particular integral, that is pi p in this case, is equal to 0. Therefore the convergence should take place towards 0. Convergence जो है वो 0 की तरफ होनी चाहिए अगर सिस्टम डायनामिकली स्टेबल है. और इस केस में जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो इस चीज़ का जामिन है कि ये जो ओवरऑल कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन की वैल्यू है दैट विल रिड्यूस टू 0. आप देख सकते हैं कि नेगेटिव r लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल डिके होगा और that will make the yc, or in this case pi c, that is the deviation component, go towards 0.
और फाइनली दैट विल गो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम जीरो पे आकर हो रहा है। इस चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। ये है डेविएशन और ये है एक्सपोनेंशियल डिके ओवर टाइम, और उसकी रीज़न सिंपल है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट चूँकि आमतौर पे पॉजिटिव होता है और ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन विल मेक इट नेगेटिव, कॉजिंग एन एक्सपोनेंशियल डिके ओवर टाइम। सो दैट इज़ वाई ये जो इक्विलिब्रियम हमने डिस्कवर किया और जिसके लिए टाइम पाथ डेवलप की, दैट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू अ कन्वर्जेंट टाइम पाथ, और जो इक्विलिब्रियम है दैट इज़ डायनामिकली स्टेबल। और ग्राफिकली वी कैन ऑल्सो पुट इट लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट रेवेन्यू है उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू चूँकि ज़ीरो है, और टाइम को हमने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू को लिखा हुआ है। ये है हमारे पास नेट रेवेन्यू की प्लॉटिंग ऑन वाई एक्सिस। ये है इनिशियल कंडीशन ऑफ द नेट रेवेन्यू, आप देख रहे हैं ओवर टाइम इट इज़ डिक्लाइनिंग, और दिस इज़ द टाइम पाथ एंड दिस इज़ द डेविएशन। डेविएशन आप देख रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी नेग्लिजिबल रिजीम, जहाँ पर वो कम से कम होती जाएगी, और कन्वर्जेंट टाइम पाथ विल बी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। So you see an important rule from the natural resource economics known as the Hotelling's rule can also be studied by using the differential equations in a mathematical way. Thank you.